डॉक्टर की बात सुनकर मैंने कहा, क्या आज उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा? डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोला, जी बिल्कुल। उनके चेहरे की रौनक बता रही है कि आधे से ज्यादा तो ये आपको देखकर सेहतयाब हो चुकी है। वैसे ऐसी क्या मैंने जिंदगी में पहली दफा देखा है। भाई अब दोनों की जोड़ी तो हीर रांझा की जोड़ी लग रही है। कमाल की बात है। वैसे खुश रहूं हमेशा ऊपर वाला अब दोनों को नजरबद से बचाए। डॉक्टर काफी खुश इखलाकी से पेश आ रहा था। इसका यूं बेतकल्लुफी दुखाना अच्छा लग रहा था। आंटी भी हमारे करीब आकर डॉक्टर का शुक्रिया अदा करते हुए इसे दुआएं देने लग गईं। माही अभी तक शर्मिंदगी की मारी एक साइड पर बैठी हुई थी। डॉक्टर ने फाइल पकड़कर इस पर मेडिसिन लिखनी शुरू कर दी और फिर फाइल मुझे पकड़ाते हुए बोला, इस पर मेडिसिन लिख दी है, अब काउंटर पर अस्पताल का बिल जमा करवा कर पेशेंट को घर भेज सकते हैं। मैंने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया और डॉक्टर के साथ बाहर जाने लगा तो आंटी बोले, यासिर बेटा ये पैसे लेते जाओ। ओ मैंने मुस्करा कर कहा, आंटी जी अब पैसे अपने पास ही रखे, मैं बाद में आपसे ले लूंगा। ये कहकर मैं बाहर निकल गया, काउंटर पर बिल जमा करवाया और डिस्चार्ज शीट लेकर वापस कमरे में आ गया। कमरे में दाखिल होते हुए मुझे अचानक चक्कर सा आया और मैं दीवार का सहारा लेते हुए गिरता गिरता बचा। मुझे चकरा कर गिरते देखकर आंटी और माही मुझे पकड़ने के लिए भागकर मेरी तरफ आए। आंटी ने तो मुझे बाजू से पकड़कर सहारा दे दिया, मगर माही मेरा दूसरा बाजू पकड़ने लगी तो मैंने इसे इशारे से रोकते हुए कहा, प्लीज माही। वो रुहासी होकर वहीं रुक गई। उधर सूफी चिल्लाते हुए उठने की कोशिश करते हुए बोली, क्या हुआ यासिर को? अम्मी पकड़े इसे। मैं खुद को संभालते हुए सूफी की तरफ देखकर बोला, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं। आंटी ने माही को पानी लाने का कहा तो मैंने आंटी को रोकते हुए कहा, नहीं आंटी जी मेरा रोजा है। ये कहकर मैं सोफे पर निढाल होकर गिर पड़ा। मेरी बात सुनकर आंटी मुंह पर दोनों हाथ रखकर हैरानगी का इजहार करते हुए बोले, हाय मैं मर गई यासिर, तेरा रोजा था, बताया ही नहीं तुमने। मेरी भी मत मारी हुई थी, मेरा भी ध्यान इस तरफ नहीं गया। मैं हैरानगी से बोला, क्यों क्या हुआ आंटी जी? आंटी बोले, होना क्या है, रात के 10 बजने वाले हैं और तुम्हें यह भी याद नहीं कि इफ्तारी करनी है। आंटी की बात सुनकर मैंने चौंक कर कमरे में लगे कलाक की तरफ देखा तो वाकई 10 बजने वाले थे। सूफी की परेशानी और उसकी सेहतयाबी की खुशी में मुझे वाकई वक्त गुजरने का एहसास नहीं हुआ। ऊपर से अस्पताल में दिन और रात का भी पता नहीं चला और ना ही बाहर से कोई आवाज सुनाई दी जिससे मेरा ध्यान इफ्तारी की तरफ जाता। आंटी ने माही को जल्दी से जूस लाने का कहा। माही भागती हुई बाहर निकल गई। मुझे खुद पर हंसी भी आ रही थी कि सूफी के चक्कर में मुझे भूख का भी एहसास नहीं हुआ और ना ही वक्त गुजरने का पता चला। इस हिसाब से मुझे अस्पताल में 5 घंटे हो चुके थे। टाइम देखकर मेरा ध्यान दुकान की तरफ चला गया कि जुनेद पता नहीं अकेला क्या कर रहा होगा। मेरे सोचने के दौरान ही माही जूस ले आई। आंटी ने माही से जूस पकड़कर मुझे दिया। मैंने एक ही सांस में जूस खत्म कर दिया। खाली मैदे में कुछ गया तो जिस्म में कुछ तवानाई बहाल हुई। सूफी भी उठकर बैठ गई और हैरान परेशान मेरी तरफ देखे जा रही थी। जूस पीने के बाद मैं उठते हुए बोला, आंटी जी मैं किसी गाड़ी का इंतजाम करता हूं, अब इतनी देर सामान वगैरह बंद कर लें। आंटी बोले, पहले कुछ खा पी लो, सुबह से भूखे प्यासे हो। खैर है थोड़ी देर बाद घर चले जाएंगे। मैंने खड़े होते हुए कहा, नहीं आंटी जी बस जूस पीकर मैं खुद को काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं, मजीद किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब बस चलने की तैयारी करें। मैं 2 मिनट में गाड़ी लेकर आया। वो आंटी मुझे रोकती रहे मगर मैं कमरे से निकलकर अस्पताल से बाहर आ गया। बाहर आकर मुझे वक्त का सही अंदाजा हुआ कि वाकई रात के 10 बज चुके हैं। अचानक मेरे दिमाग में आया कि पहले जुनेद को कॉल करके दुकान के मामलात पूछ लूं कि कहीं वो अकेला रश में ना फंसा हो, क्योंकि रात गए तक कस्टमर्स की आमद रहती थी। ये सोचकर मैं वापस अस्पताल के अंदर आया और काउंटर पर खड़ी नर्स से एक कॉल की दरखास्त की। नर्स ने खुश दिल्ली से टेलीफोन की तरफ इशारा करते हुए कॉल करने की इजाजत दे दी। मैंने मुस्कुराते हुए नर्स का शुक्रिया अदा किया और रिसीवर उठाकर दुकान का नंबर डायल करना शुरू कर दिया। 2-3 बैल के बाद जुनेद की आवाज आई। मैंने इससे काम के बारे में पूछा तो वो मेरी बात का जवाब देने की बजाय सूफी की खैरियत मालूम करने लग गया। मैंने मुख्तसर इसे तफसील से आगाह करते हुए सूफी के सेहतयाब होने की नवीद सुनाई। जुनेद ने खुशी का इजहार करते हुए मेरा शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया और फिर काम के बारे में तसल्ली बख्श जवाब दिया। मैंने इसे कहा, हो सकता है कि मैं दुकान ना आ सकूं, अगर मैं ना आया तो दुकान बंद करके चाबियां साथ ले जाए और सुबह जल्दी दुकान खोल ले, हो सकता है कि मुझे सुबह भी देर हो जाए। जुनेद बोला, तुम बेफिक्र रहो, मैं सब संभाल लूंगा, तुम बस भाभी का ख्याल रखना। इस बार जुनेद के मुंह से भाभी का लफ्ज सुनकर मुझे खुशी महसूस हुई। मैंने जुनेद को मजीद समझाने के बाद कॉल बंद की और नर्स का फिर से शुक्रिया अदा करके बाहर आ गया। बाहर सड़क पर आते ही मुझे टैक्सी मिल गई। टैक्सी वाले को अस्पताल के अंदर आने का कहकर मैं दौड़ता हुआ अस्पताल में दाखिल हुआ। मुख्तसर वक्त में सूफी को लेकर घर की तरफ रवाना हो गए। मैं मोटरसाइकिल पर गाड़ी के आगे आगे था। कुछ देर में हम सूफी के घर के सामने खड़े थे। जब गाड़ी सूफी के दरवाजे पर रुकी तो गिल्ली के कुछ लोग गाड़ी और मुझे गौर से देखने लग गए। उनमें से कुछ वो भी थे जिनकी धुलाई हुई थी। खैर मैंने सब पर एक सरसरी सी नजर डाली और बाइक खड़ी करके गाड़ी का दरवाजा खोलकर सूफी को पकड़कर गाड़ी से बाहर निकाला और इसे सहारा देते हुए गेट के अंदर छोड़कर वापस गाड़ी वाले के पास आया, इसे पैसे देकर रुखसत किया। गाड़ी वाले के जाने के बाद मैं बाइक सीधी करके लॉक कर रहा था कि अचानक पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने चौंक कर पीछे देखा तो चाचा मक्खन गुज्जर खड़ा था। मैं बाइक स्टैंड पर लगाकर चाचा मक्खन की तरफ मुतवज्जे होते हुए सलाम दुआ करते हुए बोला, क्या हाल चाल हैं चाचू जी?
चाचा मक्खन मुस्कुराते हुए बोला, करम है ऊपर वाले का। तुम सुनाओ, कैसे आज उधर घूम फिर रहे हो? सब खैरियत तो है, मैंने कहा। बस चाचा ऐसे ही आंटी को मिलने आया था। चाचा मक्खन मेरी बात सुनकर मशकूक अंदाज में देखते हुए बोला, आंटी को? फिर आंटी की बेटी को? मैं शर्माते हुए बोला, जो भी समझ लें, मगर जो भी है वो अब की बहू बनने वाली है। चाचा मक्खन बोला, अच्छा जी, बात यहां तक पहुंच चुकी है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बात तो इससे भी आगे पहुंच चुकी है। चाचा मक्खन हंसते हुए बोला, वाजी वाह, चलो सही है, ऊपर वाला तुम्हें खुश रखे। अब आए हो तो चाय पानी पीते जाओ। मैंने माजरत करते हुए कहा, चाचू जी बहुत मेहरबानी, फिर कभी आया तो आपके साथ गुपशप करूंगा और चाय भी पीऊंगा, अभी मुझे जल्दी है। चाचा मक्खन मेरा कंधा थपथपा कर जल्दी आने का वादी लेकर चला गया। चाचे मक्खन के जाने के बाद मैंने गेट से अंदर जाते हुए गिल्ली में नजर दौड़ाई तो एक लड़का अपने घर के दरवाजे पर खड़ा नजर आया, जिसकी हमारे हाथों अच्छी खासी धुलाई हो चुकी थी। मैंने इसकी तरफ देखा तो इसने जल्दी से चेहरा दूसरी जानिब कर लिया। मैं अंदर दाखिल होकर आंटी के कमरे की तरफ चल पड़ा, जहां आंटी लोग सूफी को ले गए थे। कमरे में दाखिल हुआ तो आंटी और माही सूफी को बेड पर लिटाकर उसके सर के नीचे तकिया रखने में मसरूफ थी। मैं अंदर जाकर खामोशी से खड़ा होकर सूफी को देखने लग गया। माही ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, मेरी और उसकी नजरें आपस में टकराईं तो मैंने नफरत से चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। आंटी भी मेरी तरफ देखते हुए बेड के साथ पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोली, यासिर बेटा इधर बैठ जाओ। और फिर साथ ही माही को कहने लगी, जाओ बेटा भाई के लिए कुछ खाने को लाओ, सुबह का भूखा प्यासा है। मैं कुर्सी की तरफ बढ़ते हुए बोला, नहीं आंटी जी, मैंने कुछ नहीं खाना, अभी मेरा किसी चीज को दिल नहीं कर रहा। वो आंटी बोली, क्यों बेटा, क्या हुआ? खाना क्यों नहीं? तुमने तो रोजा भी वक्त पर इफ्तार नहीं किया था और सिर्फ जूस ही पिया था। मैंने कहा, आंटी जी मैं बस थोड़ी देर में दुकान पर जाता हूँ, जुनेद अकेला है दुकान पर। आंटी बोली, बेटा काफी टाइम हो गया है, अभी तो बाजार बंद हो चुका होगा। मैंने कहा, नहीं आंटी जी, ईद के दिन है, देर तक दुकान खिली रहती है। आंटी बोली, तो क्या इतनी रात को गांव जाओगे? मैंने कहा, जी आंटी। आंटी बोली, बेटा इन दिनों में चोरी राहजनी की वारदातें होती हैं, ईद तक तुम गांव जाने की बजाय उधर रुक जाया करो। मैंने कहा, नहीं आंटी जी, अब तो मुझे आदत हो गई है, मैं गांव चला जाऊंगा, अब परेशान मत हो। आंटी के बोलने से पहले ही सूफी की मुर्दा आवाज आई, यासिर। मैंने चौंक कर सूफी की तरफ देखते हुए कहा, जी जान। सूफी मेरा हाथ मजबूती से पकड़कर जिद्दी बच्चे की तरह अपनी बात मनवाने के अंदाज में बोली, तुम मेरे पास रुक जाओ प्लीज। मैंने कहा, यार प्लीज, मेरी मजबूरी है, अम्मी होती तो और बात थी, मगर अब गांव जाना मेरी मजबूरी है। मेरी बात सुनकर सूफी की आंखों से दो मोटे मोटे आंसू टपके और साथ ही सूफी ने निचला होंठ ऐसे बाहर निकाला जैसे अभी वो रोने लगी हो। इसी अंदाज में सूफी नफी में सर हिलाते हुए बोली, मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज, तुम्हें मेरी किस्म प्लीज यासिर। सूफी का अंदाज और उसके चेहरे की उदासी देखकर मैं तड़प कर उसकी जानिब देखते हुए बोला, अच्छा अच्छा रुक जाऊंगा, मगर प्लीज तुम रोआ ना, तुम्हें रोता देखकर मेरे दिल को कुछ होने लगता है। सूफी मेरे हाथ पर अपने हाथ की गिरफ्त को मजीद बढ़ाते हुए बच्चों की तरह जिद करते हुए बोली, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। सूफी का अंदाज देखकर मुझे इस पर बेतहाशा प्यार आ गया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा मेरी जान नहीं जाता, बस अब खुश चलो, अब अच्छे बच्चे की तरह आराम करो, ज्यादा बोलना नहीं है और ना ही अब रोना है। मैं इधर तुम्हारे पास ही हूं, मैं अब कहीं नहीं जा रहा, ठीक है ना? ये कहते हुए मैंने सूफी का हाथ पकड़कर सिलाना शुरू कर दिया। सूफी नीम बंद आंखों से मेरी जानिब हसरत भरी नजरों से देखते हुए मुस्कुरा कर इस बात में सर हिलाते हुए बोली, पक्का तुम नहीं जाओगे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं जाऊंगा। कहा ना कि नहीं जाऊंगा। मेरी बात सुनकर सूफी ने लंबा सांस खींचकर छोड़ा और आंखें बंद कर लीं। इसकी बंद आंखों से फिर से दो मोती निकले जो शायद खुशी के इजहार में निकले थे। सूफी की हालत देखकर मुझे रोना आ रहा था और इतना ही गुस्सा माही पर आ रहा था जिसकी वजह से ये सब हुआ था। मैं सूफी के चेहरे की तरफ गौर से देख रहा था, मेरा हाथ अभी तक इसके हाथ की गिरफ्त में था। सूफी ने आंखें खोलकर मेरी जानिब देखा और साथ ही सूफी का मुरझाया हुआ चेहरा ऐसे खुशी से खिल उठा जैसे इसे आसमान से टूटा हुआ तारा मिल गया हो। इसी दौरान आंटी मेरे करीब आकर मेरे सर पर शफकत भरा हाथ फेरते हुए बोली, जीते रहो बेटा, सदा सलामत रहो। बेटा तुम वाकई इस घर की इज्जत जान और माल के रखवाले हो। आज तुमने जो काम किया है इससे पहले से भी ज्यादा तुम्हारी इज्जत और मकाम मेरे दिल में बढ़ गया है। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं चुका सकती। तुमने हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है। ये कहते हुए आंटी अपने पास खड़ी माही की तरफ इशारा करते हुए बोली, मगर इस कमबख्त कर महामारी की वजह से हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। बेटा तुम्हारे साथ जो ज्यादती हुई है इसकी मुआफी के हम हकदार तो नहीं है, मगर फिर भी अगर हो सके तो हमें मुआफ कर देना। ये कहते हुए आंटी रोने लग गईं। मैं जल्दी से सूफी के हाथ से अपना हाथ छुआ कर आंटी के कंधे पर हाथ रखकर उनको अपने साथ लगाते हुए बोला, आंटी जी प्लीज रोई तो ना, अब मेरी माँ बजा है, यूं बार बार मुआफी मांग कर अब मुझे शर्मिंदा कर रही है। अगर मेरे दिल में आप लोगों के लिए कोई बात होती तो मैं यूं आपके घर तक ना आता। मैं सब कुछ भूल चुका हूं, प्लीज अब भी भूल जाएं। वो आंटी अपने आंसू साफ करते हुए बोली, बेटा अगर तुमने सच में हमें मुआफ कर दिया है तो एक बार मेरे सामने माही के सर पर प्यार देकर इसे मुआफ कर दो और जैसे पहले इसे अपनी बहन समझते थे वैसे ही इसे अपनी छोटी बहन समझो। आंटी की बात सुनकर मैं खामोशी से आंटी से अलहदा होकर संजीदा होकर खड़ा हो गया। मेरी खामोशी देखकर आंटी बोली, यासिर बेटा मैं जानती हूं कि माही का जुर्म मुआफ करने वाला नहीं है, मगर बेटा इसके साथ जितना बुरा सलूक मैंने और सूफी ने किया है इससे इसकी सजा इसे मिल चुकी है और वो तुमसे बहुत शर्मिंदा भी है। हर वक्त रोती रहती है और अपने किए पर पछताती रहती है, फिर भी मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी।
अगर मुझे माँ समझते हो तो मेरी तुमसे हाथ जोड़कर दरखास्त है कि इस कर्मामारी को मुआफ कर दो, बाकी तुम्हारी मर्जी है बेटा। आंटी की बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। इसमें कोई शक भी नहीं था कि माही का जुर्म नाकाबिल मुआफी था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं आंटी को क्या जवाब दूं। आखिर मैंने बात को घुमाने की कोशिश करते हुए कहा, आंटी जी प्लीज, इस वक्त सूफी की तबीयत ठीक नहीं है, बेहतर है कि हम इस टॉपिक पर बात ना करें। प्लीज मुझे कुछ दिन सोचने का मौका दें, बाकी अब मेरी माँ वजह है। मैंने पहले भी कभी आपकी बात नहीं टाली थी और अब भी नहीं टालूंगा। अभी फिलहाल हमें सिर्फ सूफी के बारे में सोचना चाहिए। मैं अभी आंटी से बात कर रहा था कि अचानक माही मुझे अपने पैरों में गिरती दिखाई दी। माही को यूं अपने पैरों में गिरता देखकर मैं जल्दी से पीछे की जानिब हटकर दीवार के साथ जा लगा। मेरे पीछे हटने के बावजूद माही ने मेरे दोनों पैरों को मजबूती से पकड़ लिया और घुटनों के बिल आगे को होते हुए मेरे पैरों को पकड़कर बच्चों की तरह बिलबिलाते हुए रोने लग गई। माही ऊंची आवाज में रोते हुए कहे जा रही थी, यासिर भाई मुझे मुआफ कर दो, मैं बहक गई थी, मुझे मुआफ कर दो, आपको वासिता मुझे मुआफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे मुआफ कर दो। माही की ऊंची ऊंची रोने से घर उखड़ने लगा। मैं फिर से पीछे पलटने की कोशिश करते हुए दीवार के साथ चिपक कर बोला, ये क्या कर रही हो, छोड़ो मेरे पांव, पीछे हटो। मगर माही मेरे पैरों के साथ घटती हुई मजीद आगे को होते हुए ऊंची आवाज में रोने लग गई। माही जिस अंदाज में रो रही थी और जिस अंदाज में मुझसे मुआफी मांग रही थी, इसकी आवाज में दर्द था, इसकी बातों में पछतावा नजर आ रहा था, इसका अंदाज इसकी सच्चाई बयान कर रहा था। माही को यूं अपने पैरों में गिरकर गिड़गड़ाते हुए मुआफी मांगते देखकर मेरा पत्थर दिल भी मोम हो गया। मैं दोनों हाथों की मुट्ठियों को भींचते हुए पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, मगर मेरे पीछे दीवार थी। एक तरफ कुर्सी थी और दूसरी तरफ बैग था जिस पर सूफी लेटी हुई टिकटिकी बांधे मुझे देखे जा रही थी। मैं बेबसी के आलम में खड़ा शर्मिंदगी का शिकार था कि अब क्या करूं। माही का रोना देखकर और उसकी बातें सुनकर मेरा दिल इसका तरफदार हो चुका था, बस दिमाग की बत्ती जल बुझ रही थी। माही मेरे पैरों के साथ चिमटी हुई थी, वो रोए जा रही थी। माही रोते हुए हिचकियां लेते हुए कहे जा रही थी, यासिर भाई जैसे आपकी बहन नाजी है वैसे ही मैं भी आपकी बहन हूं, मुझे अपनी बहन समझकर मुआफ कर दो। अगर मुआफ नहीं करना तो चाहे जी भर कर मुझे मार लो, मेरा गला घूंट दो, मुझे जान से मार दो, आपका जैसा दिल करे वैसा मेरे साथ सलूक कर लो, मगर प्लीज मुझे मुआफ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी। अगर आपने मुझे मुआफ न किया तो मैं घट घट कर मर जाऊंगी, आपकी नाराजगी मेरी जान ले लेगी। मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर मुझे मुआफ कर दो। आखिर दिल के हाथों मजबूर होकर दिमाग ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। मैंने आहिस्ता से कहा, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी पहली और आखिरी गलती ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया है? तुम्हारे एक झूठ की वजह से मेरी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आया, क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है? माही रोते हुए बोली, भाई इस वक्त मैं अंधी हो गई थी, गूंगी बहरी हो गई थी, मेरी अक्ल पर पर्दा पड़ चुका था, इसलिए मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, मैं खुद गरज हो गई थी। यासिर भाई की किस्म में मर जाऊंगी अगर आपने मुझे मुआफ न किया। ये मैं कुछ कहने लगा था कि सूफी ने मेरा हाथ पकड़कर दबाते हुए मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। मैंने सूफी की तरफ देखा तो सूफी का चेहरा आंसुओं से गीला था। सूफी मेरा हाथ छोड़कर कांपते हाथों को मेरे सामने जोड़ते हुए आहिस्ता से बोली, यासिर मुआफ कर दो इसे। इतना कहकर सूफी फूट फूट कर रोने लग गई। उधर आंटी भी मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मैं बेबसी के आलम में सबको देखने लग गया। इस सूरतेहाल में मैं दिल के हाथों मजबूर हो चुका था। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था मगर सूफी को यूं रोता हुआ नहीं देख सकता था। मैंने तड़प कर सूफी के हाथों को पकड़कर खोलते हुए कहा, सूफी मेरी जान क्या कर रही हो? पागल मत बनूं, मैंने तुम्हें मना भी किया था कि रोना नहीं है, तुम फिर से शुरू हो गई हो, प्लीज रोना बंद करो, तुम्हें रोता देखकर मेरे दिल को कुछ हो रहा है। सूफी भराई हुई आवाज में बोली, यासिर प्लीज मेरे कहने पर इसे एक दफा मुआफ कर दो, इसके किए की सजा इसे मिल चुकी है। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, अच्छा पहले रोना बंद करो। दूसरी तरफ माही मेरे पैरों में सर रखे मुसलसल रोए जा रही थी। उधर आंटी भी हाथ जुड़े माही को मुआफ करने के लिए मेरी मिन्नतें कर रही थी। आखिर मैंने फैसला करते हुए जल्दी से झककर माही को बाजुओं से पकड़कर खड़ा करने की कोशिश करते हुए कहा, अच्छा 1 मिनट पहले मेरे पांव छोड़ो। माही मजीद ऊंची आवाज में रोते हुए जोर जोर से नफी में सर हिलाते हुए बोली, नहीं पहले मुझे मुआफ करें वरना मैंने आपके कदमों में अपनी जान दे दीनी है। ये कहते ही माही जोर जोर से फर्श पर सर पीटने लगी। इसकी हालत और पागलपन देखकर मैं घबराकर उसके बाजुओं को मजबूती से पकड़कर इसे जबरदस्ती ऊपर उठाते हुए बोला, अच्छा मुआफ किया, मगर उसके लिए ऐसा मत करो। माही को मुश्किल से मैंने ऊपर उठाकर खड़ा किया और उसका दोपट्टा पकड़कर उसके सर पर देते हुए इसके सर को पकड़कर अपने कंधे के साथ लगाते हुए इसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, चुप कर मेरा बेटा, अब नहीं रोना। माही मेरी कमर से और मेरी कमीज को मजबूती से पकड़कर मेरे कंधे पर सर रखे बिलबिलाते हुए रोने लग गई। आंटी ने हम दोनों को देखकर छत की तरफ चेहरा करके दुआ कलिमात कहकर अपने चेहरे पर दोनों हाथ फेरते हुए शुक्राना अदा किया। सूफी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट नमूदार हुई। काफी देर के बाद मुश्किल से माही चुप हुई तो मैंने इसे सोफे पर बिठाते हुए कहा, अब अगर तुम रोई ना तो मैंने एक थप्पड़ तुम्हारे मुंह पर मारना है, समझ आई ना? मेरी बात सुनकर माही हिचकियां लेते हुए मुस्कुरा दी। उधर आंटी बोल पड़ी, इसको जितनी मार पड़नी थी पड़ चुकी है, फिर भी तुम्हें पूरा इख्तियार है कि इसके साथ जैसा मर्जी सलूक करो। मैंने मुस्कुराते हुए आंटी की तरफ देखकर माही के सर पर चपत मारते हुए कहा, अब इसके साथ एक ही सलूक करना है और वो है इसकी शादी, और जहां मेरी बहन कहेगी वहां इसकी शादी करूंगा। क्यों माही, ठीक कहा ना? मेरी बात सुनकर माही शर्म से पानी पानी होते हुए सर को झुकाते हुए घुटनों तक ले गई।
मैं माही के पास से उठते हुए इसके सर पर चपत मारते हुए बोला, करता हूं तुम्हारा भी बंदोबस्त। ये कहकर मैं माही के पास से उठकर सूफी के करीब जाकर खड़ा होकर आंसू से तर उसके रुखसारों को हाथ से साफ करते हुए बोला, अब खुश हो। सूफी ने मेरे हाथ को कलाई से पकड़कर अपने रुखसारों से हटाकर अपने शफीक होंठों पर रखकर मेरी हथेली को चूमते हुए आंखों पर चमकों की चादर बिछाते हुए आहिस्ता से इस बात में सर हिलाया। मैंने मुस्कुराते हुए आहिस्ता से कहा, अब जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर तुम्हारी भी क्लास लेनी है। तुमने जो मुझे तड़पाया है ना, अब बदला लेने की मेरी बारी है। मेरी बात सुनकर सूफी के चेहरे की रौनक बहाल हो गई। कुछ देर बैठने के बाद मैंने सूफी के सर पर हाथ रखकर उसके बालों को सहलाते हुए बड़े प्यार से कहा, जान। सूफी ने चौंक कर मेरी जानिब देखते हुए आंखों के इशारे से कहा, जी। मैं सूफी की आंखों में झांकते हुए बोला, अगर इजाजत हो तो मैं दुकान बंद करवा आऊं। सूफी जल्दी से मेरे हाथ को मजबूती से पकड़कर नफी में सर हिलाते हुए आहिस्ता से बोली, नहीं, कहीं नहीं जाना, तुम बस मेरे पास रहो। सूफी का अंदाज मोहब्बत और तड़प देखकर दोबारा अपनी बात दोहराने की मुझ में हिम्मत नहीं हुई। मैंने मुस्कुराते हुए आहिस्ता से कहा, अच्छा जी, नहीं जाता, मगर मेरी एक शर्त है। सूफी हैरांगी से मेरी तरफ देखकर आहिस्ता से बोली, क्या शर्त है? मैंने अपना दूसरा हाथ उसके हाथ पर रखकर उसके हाथ को दबाते हुए रोमांटिक अंदाज से आंखों से ऊपर कमरे में जाने का इशारा किया। सूफी ने पलकों की चादर बिछाकर कहा, जी हुक्म मेरे आका। कमरे में आंटी और माही मौजूद थीं, इसलिए हमारी प्यार भरी बातें आंखों के इशारों से बिल्कुल आहिस्ता आवाज में हो रही थीं। मैं चंद लम्हे खामोश रहने के बाद आंटी की तरफ मुतवज्जे होकर बोला, आंटी जी, सूफी ने उधर ही लेटे रहना है या ऊपर कमरे में ले जाएं? आंटी ने सौलिया नजरों से मेरी जानिब देखा, जैसे उनको मेरी बात की समझ न आई हो। मैंने जल्दी से वजाहत पेश करते हुए कहा, मेरा मतलब है कि अगर सूफी ने ऊपर अपने कमरे में लिटना है तो मैं इसे ऊपर छोड़ आता हूं। सुबह से आप भाग दौड़ कर रही हैं, इसलिए अब भी थक गई होंगी और आपको भी आराम की जरूरत है। आंटी बोले, बेटा मेरी फिक्र न करो, मेरी खैर है, मैं कहीं भी लेट जाऊंगी। बाकी सूफी से पूछ लो, अगर वो कहती है तो इसे ऊपर वाले कमरे में ले छोड़ आओ। आंटी की बात सुनकर मैंने रोमांटिक अंदाज से सूफी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ जी, क्या प्रोग्राम है? उधर ही लेटे रहना है कि ऊपर चली? सूफी मेरी बात सुनकर मुझे घूरते हुए थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, मुझे ऊपर ले चलो, यहां लेटे लेटे मेरी कमर दर्द करने लग गई है। सूफी की बात सुनकर आंटी बोली, यासिर बेटा, अब ये काम तुम ही कर सकते हो, मुझ में तो अब इतनी हिम्मत नहीं है कि इसे पकड़कर सीढ़ियों पर चढ़ूं। आंटी की बात सुनकर पहले तो मैंने दिल में कहा कि आपको कह भी कौन रहा है कि आप सूफी को ऊपर छोड़कर आएं। फिर मैंने लफ्जी फार्मिलाटी पूरी करते हुए कहा, नहीं नहीं आंटी जी, आप आराम करें, मैं हूं ना। सूफी को मैं और माही पकड़कर ऊपर ले जाते हैं। मैंने पहली दफा माही का नाम लेते हुए इसे मुखातिब किया तो माही खुशी से उठते हुए बोली, हाँ जी भाई, मैं आपके साथ आपी को ऊपर कमरे में ले चलती हूँ। मैंने उठते हुए कहा, ठीक है, आओ फिर सूफी को पकड़कर इसे उठाने में मदद करो। सूफी हाथ के इशारे से मुझे मना करते हुए बोली, मैं ठीक हूं, मैं खुद ही उठ जाऊंगी। ये कहते हुए सूफी उठकर बैठ गई। थोड़ी देर में ही सूफी की तबीयत में काफी बेहतरी नजर आना शुरू हो गई थी, शायद मेरी कुर्बत का नतीजा था। इसका मुरझाया हुआ चेहरा पहले की निस्बत काफी खिल चुका था, जिस्मानी तौर पर भी वो पहले की निस्बत बेहतर नजर आ रही थी। माही भी सूफी के करीब आकर खड़ी हो गई थी। सूफी बेड से नीचे टांगे लटका कर जूती पहनने लगी तो माही ने झक कर जल्दी से सूफी की चप्पल इसके पैरों में डाली। मैंने सूफी के बाजू को पकड़कर इसे खड़ा होने में मदद दी। सूफी खड़ी हुई तो लड़खड़ाने लगी। मैंने जल्दी से इसकी कमर के गिर्द हाथ डालकर इसे सहारा देकर सीधा खड़ा कर दिया और इसी अंदाज में इसे लेकर सीढ़ियों की जानिब चल पड़ा। माही भी सूफी का बाजू पकड़े साथ साथ चलते हुए सीढ़ियों तक आई। सीढ़ियों के पास आकर रुकते हुए मैंने कहा, सूफी अगर कहो तो तुम्हें उठाकर ऊपर ले जाऊं। सूफी मेरी तरफ देखते हुए बोली, मुझे उठा लोगे? ये ना हो कि आधे रास्ते में जाकर मुझे नीचे फेंक दो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुमको 9-10 मन की भैंस हो जिसको मैं उठा नहीं सकता। ये कहते हुए मैंने झककर एक बाजू सूफी की टांगों के नीचे और दूसरा कमर के नीचे डालकर इसे बाजुओं में उठा लिया। सूफी उहाए आराम से कहते हुए मेरी गर्दन में बाजू डालकर मेरे सीने के साथ चिमट गई। मैं इसी पोजीशन में सूफी को उठाए हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। सूफी के आराम से ध्यान से यासिर कहते कहते मैं सूफी को उठाए हुए ऊपर वाले कमरे में जा पहुंचा। माही मेरे पीछे पीछे आती हुई मुझे मजाक करते हुए मेरे साथ फरी होने की कोशिश कर रही थी। सूफी के सीने के उभार मेरे सीने में पैवस्त होकर मेरे जज्बात को भड़का रहे थे। अरसे बाद दोनों इतने करीब हुए थे। सूफी मेरे सीने के साथ चिपके हुए मेरे जिस्म में समाने की कोशिश कर रही थी। चंद लम्हों की इस कुर्बत ने मेरे सोए हुए अरमान जगा दिए। काश इस वक्त सूफी तंदुरुस्त होती तो मैं अपने दिल की भड़ास इसके जिस्म के अंग अंग को चूम कर होंठों के जरिए निकाल देता। कमरे में पहुंचकर मैंने सूफी को बड़े आराम से बेड पर लिटा दिया। सूफी को लुटाने के बाद मैंने माही की तरफ देखकर हाथ के इशारे से इसे पानी लाने को कहा। माही उजी भाई कहकर वापस पलट गई। मैंने टाइम देखा तो रात के 12 बजने वाले हो चुके थे। भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा था, अना के हाथों मजबूर था, अब माही को खाने का भी नहीं कह सकता था। सूफी को बेड पर लुटाने के बाद मैं इसके पास ही बेड पर बैठते हुए बोला, देख लो सही सलामत तुम्हें ऊपर ले आया हूं। सूफी मुस्कुराते हुए बोली, यासिर गिरना तो दूर की बात थी, तुम्हारे बाजुओं में मुझे मौत भी आ जाती तो मेरे लिए इससे बढ़कर और कुछ न होता। ये मैंने तड़प कर सूफी के ऊपर झुकते हुए इसके होंठों पर हाथ रखकर कहा, खबरदार जो दोबारा ऐसी बात मुंह से निकाली मरे तुम्हारे दुश्मन। मेरा हाथ सूफी के होंठों पर था और सूफी मेरी तरफ टिकटिकी बांधे देखे जा रही थी। अचानक सूफी ने मुंह खोलकर मेरे हाथ पर काट लिया। मैंने सिसकी करते हुए हाथ को पीछे किया।
सूफी खिलखिलाकर हंस पड़ी। सूफी के इस लात पर और इसे यूं खिलखिलाकर हंसते देखकर मैं इस पर सदक़ेवारी जाने लगा। मैं सिसकी करते हुए हाथ को हिलाते हुए बोला, गंदी बच्ची, इतनी भूख लगी है कि मेरा हाथ खाने लगी थी। सूफी हंसते हुए बोली, भूख तो मुझे वाकई ही बहुत लगी है, मेरा तो तुम्हें खाने को दिल कर रहा है। मैंने दरवाजे की जानिब देखते हुए कहा, दरवाज़ा बंद करूं फिर? सूफी ने शरारती अंदाज में इस बात में सर हिलाया। मैं खुशी का इजहार करते हुए बोला, नहीं। सूफी ने साथ ही नफी में सर हिलाया। मैं मुंह बिसूरते हुए बोला, ये क्या बात हुई? मुझसे नहीं पता, मैं अब दरवाज़ा बंद करने लगा हूं। ये कहकर मैं उठने लगा तो सूफी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचते हुए उठने से मना कर दिया। मैं नाराज होने की एक्टिंग करते हुए बोला, अब क्या मसला है? सूफी ने बड़े रोमांटिक अंदाज से मेरी तरफ देखते हुए होंठों को सुकेड़ कर किया। सूफी की फ्लाइंग किस का जवाब देने के लिए मैं जल्दी से इसके ऊपर झुकते हुए जल्दी से पीछे हिट कर बैठ गया, क्योंकि माही किसी वक्त भी ऊपर आ सकती थी। सूफी मेरी तरफ देखकर बोली, क्या हुआ, यूं डर कर पीछे क्यों हिट गए हो? मैंने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, माही पानी लेने गई है, आती ही होगी। और वो ही हुआ, मेरे बात करने के दौरान ही सीढ़ियां चढ़ने की आवाज आने लगी। आवाज सुनकर मैं सीधा होकर बैठते हुए बोला, देखा आ गई ना? माही कमरे में दाखिल हुई और जुग से ग्लास में पानी डालकर पानी का ग्लास मुझे पकड़ाते हुए पानी का जुग टेबल पर रखते हुए वापस जाते हुए बोली, भाई मैं खाना लेने जा रही हूं, अब जल्दी से मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जाए। मुझे भूख भी बहुत लगी हुई थी और ऐसी हालत में इनकार करना बेवकूफ़ी थी। मैंने माही को आवाज देते हुए कहा, एक मिनट। मेरी बात सुनकर माही रुक कर मेरी तरफ देखते हुए बोली, जी भाई। मैंने कहा, सूफी ने क्या खाना है? माही बोली, डॉक्टर ने आप ही को नॉर्मल ग़िज़ा इस्तेमाल करने का कहा था। मैं ब्रेड वगैरह बना लाती हूं। मैंने हाँ किया। माही मुस्कुराती हुई कमरे से निकल गई। माही के जाने के बाद मैं वॉशरूम में घुस गया। कुछ देर में फ्रेश होकर बाहर निकला। इतनी देर में माही खाना ले आई। खाना लगाकर माही बोली, भाई और किसी चीज की जरूरत है? मैंने कहा, नहीं, बस इतना ही काफी है। माही वापस जाने लगी तो मैंने इसे आवाज देते हुए कहा, तुमने खाना नहीं खाना? माही बोली, मैं अम्मी के साथ खा लूंगी, अब शुरू करें। ये कहकर माही नीचे चली गई। माही के जाते ही मैंने दरवाजा बंद किया और खाने का सामान उठाकर बेड पर रखते हुए बोला, आज मैं अपनी जान को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा। सूफी मुस्कुराते हुए सीधी होते हुए बोली, खैर है, इतने मस्के लगाने की वजह जान सकती हूं? मैंने अफसुर्दा होते हुए कहा।